चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम सर्कल में जो जर्नल इक्वेशन हमने की उसके ऊपर। देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,0, 2, -7 एंड 8,1। और हमें कहा गया है कि उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करता है। अब इसके लिए देखिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी हुई है 10th क्लास में कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हो, नॉन कोलिनियर, मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ नॉन कोलिनियर के ऊपर। अगर तीन नॉन कोलिनियर है पॉइंट्स है हमारे पास, सपोज ए बी और सी है तो इन तीनों पॉइंट्स में से ठीक एक सर्कल पास करेगा। देयर पासेस अ यूनिक सर्कल थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तभी इनमें से एक सर्कल पास करेगा अगर पॉइंट्स हमारे तीनों एक लाइन में है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कोई भी सर्कल इन तीनों पॉइंट्स में से पास नहीं कर सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल हमेशा पास करेगा, तो ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। चलो इनका नाम मैं ए बी सी ही लिख लेता हूँ। अब अगर हमें इस सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है जो इन 3 पॉइंट्स में से पास कर रहा है, तो पहले तो ये देखिए क्या ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। क्योंकि अगर कोलिनियर हो जाएंगे फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा, पूरा मेथड अप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सर्कल पॉसिबल ही नहीं होगा जो इन तीनों कोलिनियर पॉइंट में से पास करे। तो अगर हमें चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, यानी इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला मेथड है, स्लोप वाला मेथड है, डिस्टेंस फार्मूला वाला है। देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप वाला मेथड यूज करना चाहूँ, मैं चेक करूँ ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो देखिए स्लोप ऑफ, अगर मैं ए बी फाइंड आउट करता हूँ, मेरे पास ए और बी दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इससे हमें इस लाइन की स्लोप मिल रही है -7। इसी तरह से अगर मैं स्लोप ऑफ BC फाइंड आउट करता हूँ, तो देखिए 1 + 7 अपॉन 8 - 2 तो ये आ रही है हमारी 8/6, दैट इज 4/3। तो ये दोनों जो स्लोप्स है हमारे पास m1 और m2, ये कंफर्म है कि इक्वल नहीं है। अगर m1 और m2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि AB इज नॉट पैरेलल टू CD, सॉरी BC। ये तो पैरेलल का सिंबल लगाया मैंने, तो पैरेलल का सिंबल लगा के उस ऊपर से उसको क्रॉस करते हैं, इसका मतलब नॉट पैरेलल। तो AB और BC पैरेलल नहीं है, मतलब पॉइंट्स जो हमारे पास है वो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें दिए जाएं तो हमेशा उन तीनों पॉइंट में से एक सर्कल पास करेगा ही करेगा, और ठीक एक ही करेगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। क्योंकि उन तीन पॉइंट्स को मिला के हमें एक ट्रायंगल मिलेगी, और किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल के बारे में बात करें तो ठीक एक ही सर्कम सर्कल पॉसिबल होता है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें इस सर्कम सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है तो इसके लिए भी हमारे पास कई मेथड है, तीन तीन मेथड है जो मैं दो तो उसमें से आपको ओरली बताऊंगा, और एक तीसरे मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो दो मेथड ओरली इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ स्ट्रेट लाइन के मेथड से हम कर सकते हैं, जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब मैंने सर्कम सेंटर की बात क्यों की, क्योंकि अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है तो एक तरीका ये है कि किसी तरह से मैं इसका सेंटर ढूंढ लूं। सपोज करो P इसका सेंटर है, तो P के अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए हमें, तो पॉइंट P का A से डिस्टेंस या B और C से तीनों से इक्वल होगा, तो हम सेंटर और रेडियस की हेल्प से सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब अगर सेंटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी जो भी मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। अगर मैं इसमें किसी भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड आउट कर लूं, तो उन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट P यानी जो सर्कल का सेंटर है वो होगा, सर्कम सेंटर होगा। तो इसके लिए देखिए आप BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आराम से ढूंढ सकते हैं। B और C के कोऑर्डिनेट से आपको BC की स्लोप मिल जाएगी, और BC का मिड पॉइंट से आपको इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट मिल जाएगा, जिसका नाम चलो Q लिख लेता हूँ। सिमिलरली AC का मिड पॉइंट ढूंढ सकते हो, और
इसी की स्लोप से इस आर पी के पी आर की स्लोप मिल जाएगी। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो होगा सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से हम डिस्टेंस फार्मूला से पी ए या फिर पी बी या पी सी कोई भी ढूंढने, तीनों इक्वल ही आएंगे। तो सेंटर और रेडियस मिल गया, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ये मेथड नंबर 1 है जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा इसको। दूसरा मेथड और भी एक हमारे पास सेंटर ढूंढने का, हमने इस टाइप का एक एग्जांपल याद होगा स्ट्रेट लाइन में किया भी था। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं अल्फा बीटा मान लूं, तो अल्फा बीटा को ढूंढने के लिए अल्फा बीटा में मुझे दो इक्वेशन चाहिए होंगी। वो इक्वेशन कहाँ से आएंगी? देखिए, अगर ये सरकम सेंटर माना है हमने पी, तो पी का ए से बी से और सी से डिस्टेंस जो है वो इक्वल ही होना चाहिए। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर इसलिए क्या कि पी एक जो डिस्टेंस फार्मूला है वो अप्लाई करते वक्त स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। तो अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस 0 का स्क्वायर था उसे बीटा स्क्वायर लिख दिए, ये पी ए स्क्वायर है। सिमिलरली पी भी आ जाएगा अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 का स्क्वायर। ये पी और बी के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट किया है। सिमिलरली अगर पी सी फाइंड आउट करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 8 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब बस अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा ढूंढने के लिए पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज करके इक्वेट करके अल्फा बीटा में एक लीनियर इक्वेशन, इसी तरह से सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके दूसरी इक्वेशन बना लेनी है। वो जो दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगे अल्फा बीटा में, वो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे और उनको सॉल्व करके अल्फा बीटा मिल जाएगा। तो ये अल्फा बीटा मिलने के बाद हमें वही सेम पी ए या पी बी या पी सी की वैल्यू ढूंढ लेनी है, वो सर्कल का रेडियस आ जाएगा। तो ये दो मेथड है जिससे हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मिलेगा, और उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ सर्कल ढूंढ सकते हैं। अगर हम जर्नल इक्वेशन का यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जर्नल इक्वेशन का यूज करने के लिए हमारे पास सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। पॉइंट ए है हमारा 1,0, बी पॉइंट है हमारे पास 2,-7, और सी पॉइंट है हमारे पास 8,1। एक बार इसको वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, 2-7 एंड 8,1 बिल्कुल ठीक। तो ये 3 पॉइंट हमें सर्कल के ऊपर दे रखे हैं। अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो देखिए, मैं मान लेता हूँ इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया उस सर्कल की इक्वेशन है जो पॉइंट ए बी एंड सी में से पास कर रहा है। अब अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो कुल मिला के मुझे तीन वैल्यूज एफ जी और सी ढूंढनी है। तीन कांस्टेंट एफ जी और सी की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं यहाँ रख दूंगा, मुझे सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब मैथ्स का बेसिक रूल होता है कि हमें जितनी वैल्यूज ढूंढनी है हमारे पास कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो एफ जी और सी वैल्यूज तीन है, तो तीनों को ढूंढने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एफ जी और सी में तीन इक्वेशन हमें मिल जाए, जो कि यहाँ पर बड़े आसानी से बड़े सिंपल तरीके से हमें मिल जाएंगी। देखिए, पॉइंट ए 1,0 इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन या किसी कर्व के ऊपर लाई करता है तो वो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट 1,0 हमारे इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब मैं यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की जगह रख दूंगा। तो मुझे इक्वेशन मिलेगी 1 प्लस 2g प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए, एफ जी सी में एक रिलेशन मिल रहा है, एफ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जी और सी आ रहे चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तीन इक्वेशन चाहिए ऐसी जिसमें एफ जी और सी हो। चलो, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए देखिए, पॉइंट बी 2 और -7 इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 और y की जगह -7 रख के 4 प्लस 49 दैट इज 53 मिलेगा यहाँ पे, प्लस 4g मिलेगा, -14f मिलेंगे और प्लस c मिलेगा। तो ये देखिए दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से तीसरा पॉइंट c 8,1, अगर ये हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो 65 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमें तीसरी इक्वेशन मिलेगी। तो हमें एफ जी और सी को फाइंड आउट करने के लिए जितनी इक्वेशन चाहिए वो हमें मिल गई है। एक काम करते हैं, इनकी इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी है सर्कल की इक्वेशन, उसे मैं नंबर 1,
इस वाली इक्वेशन को नंबर 2, इसे 3 और इसे मैं 4 लिख लेता हूँ। अब देखिए एफ जी और सी फाइंड आउट करने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 5 है, मैं इनको सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए देखिए 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके पहले 3 की बजाय 2 वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखिए इक्वेशन नंबर 3 में से मैं अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा 52 प्लस 2g प्लस सॉरी माइनस 14f इज इक्वल टू 0। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 में से भी मैं अगर 2 को माइनस कर दूं, तो मुझे एक और रिलेशन मिल जाएगा। देखो 65 माइनस 1 दैट इज 64। 16 माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8g प्लस 2f इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। एफ जी में सी हमने एलिमिनेट कर लिया। इनका भी नंबर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज एक काम करें, हम सीधा इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसका चलिए नंबर मैं लिख लेता हूँ 5 और इस इक्वेशन का नंबर लिख लेता हूँ मैं 6। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखें, किसी भी एक एल को एफ और या जी में से किसी एक को एलिमिनेट करने की सोचे, तो यहाँ माइनस 14f और 2g है। एक काम करें यहाँ पे, अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 7 के साथ, 7 इंटू एक्स इक्वेशन नंबर 6, और फिर उसको ऐड कर दें हम इक्वेशन नंबर 5 में। ये 2f है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड करेंगे तो इससे f जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखो 52 के साथ ऐड होगा कितना, 64 इंटू 7। तो 64 इंटू 7 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 28 एंड 2 44 और प्लस 52 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा कांस्टेंट टर्म के अंदर 500 प्लस, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 7 के साथ, तो 7 सॉरी, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार हम वेरीफाई कर ले। 7 के साथ इसे मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड करूंगा 7 8 56 प्लस 2, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन जो हमारे पास है वो सही है या गलत है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ 65 था, 65 माइनस 1 64, और यहाँ पर 16f माइनस 2f। यहाँ पर हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको मैं सुधार देता हूँ। इक्वेशन नंबर जब हमने 4 में से 3 को सॉरी 2 को माइनस किया है, तो 16g में से 2g अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर 14g आने चाहिए थे। यहाँ पर 8 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, इसको चलिए मैं सही करके 14 लिख देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 7 से इसमें ऊपर ऐड करूंगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7 इंटू 14, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 98 और प्लस 2 होगा तो ये आ जाएगा 100g इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करके हमें g की वैल्यू मिल रही है -5। g की वैल्यू अगर आप रख दे फर्स्ट वाली इक्वेशन में या सेकंड वाली इक्वेशन, दोनों में से किसी एक में रख के अगर हम फाइंड आउट करें f की वैल्यू, तो वो हमें मिल जाएगी देखिए 3। अगर f और g हमने फाइंड आउट कर लिया, c को फाइंड आउट करने के लिए देखिए इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 3 या 4 कोई भी ले सकते हो। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में अगर रख दिया है g की वैल्यू -5, तो इससे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी 9। तो ये जो एफ जी और सी की हमें 3 वैल्यूज मिल गई है, तो एक एक जो एफ जी और सी की वैल्यू मिली है वो अगर हम यहाँ रख दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। हमें ऐसा सर्कल चाहिए था जो इन तीनों पॉइंट में से पास कर रहा है। उसकी इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से जब भी हमें सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दिए हो या किसी ट्रायंगल का सरकम सर्कल ढूंढने के लिए कहा जाए, तो हम जनरल इक्वेशन का यूज करके एफ जी और सी को फाइंड आउट कर सकते हैं उन 3 पॉइंट्स की हेल्प से।
और ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है जर्नल इक्वेशन का एक यूज। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम या जो स्कूल एग्जाम होता है उसमें देखने को मिलते हैं। मेंस एडवांस में इस टाइप के एग्जाम्पल कम मिलते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पर थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछना ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव वालों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, थोड़ा सा ट्रिकी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, कैलकुलेशन उसमें थोड़ा कम रहती है। चलिए एक ये एग्जांपल हमने किया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया कि प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं, इनका नाम चलिए लिख लेते हैं ए बी सी एंड डी। हमें प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। देखिए 3 पॉइंट्स को, सॉरी कोलिनियर नहीं, गलती से मैंने कोलिनियर बोल दिया, कॉन्साइक्लिक। हमें इन 4 पॉइंट्स को प्रूव करना है कॉन्साइक्लिक है। प्रूव दैट की बजाय ये भी बोला जा सकता है चेक वेदर दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक और नॉट। ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है या नहीं है। देखिए 3 पॉइंट्स की अभी हमने बात की। 3 पॉइंट्स के केस में सिंपल रूल था, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो वो किसी भी सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर सकते। अगर 3 पॉइंट कॉन्साइक्लिक होना है तो उसके लिए उन तीनों पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर होना पड़ेगा। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो उन तीनों में से हमेशा एक सर्कल जरूर पास करता है। बट क्वाड्रिलेट 4 पॉइंट्स के केस में क्या होता है, देखिए 4 पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हैं तो उनका कॉन्साइक्लिक होना या ना होना किस बात पे डिपेंड करता है। तो जैसे 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनती है, उसी तरह से 4 पॉइंट से बनती है क्वाड्रिलेटर। अगर ये 4 पॉइंट्स हमारे पास ए बी सी डी है, अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है तो इनको मिल जो ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगी वो डेफिनेटली हम उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, क्योंकि उसके चारों वर्टिसेस में से एक सर्कल पास कर रहा है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो सर्कल पास करेगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए हमने पढ़ा था कंडीशन कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जो हर किसी क्वाड्रिलेटर में होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल में हमेशा एक सर्कल जो चारों वर्टिसेस में से पास करता है वो जरूर मिलेगा। यानी कि जो क्वाड्रिलेटर, सॉरी अपनी रेक्टेंगल है, चाहे कैसी भी रेक्टेंगल क्यों ना हो, वो हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगी। उसके चारों वर्टिसेस में से सर्कल पास करेगा ही करेगा। बट अगर इस क्वाड्रिलेटर को थोड़ा सा टिल्ट करके मैं सेम साइड्स को थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर रहा हूँ तो इससे एंगल चेंज हो जाएंगे। ये पैरेललोग्राम बना लिए मैंने। अब पैरेललोग्राम में देखेंगे तो अब इस ए और सी एंगल का सम 180 से कम हो गया, दोनों का सम, और बी प्लस डी का जो सम है वो 180 से बढ़ जाएगा। अब आपको कोई भी सर्कल ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके चारों वर्टिसेस में से पास करे। मीन टू से 3 पॉइंट्स को अगर हमें कॉन्साइक्लिक बोला जाए, प्रूव करो, तो सिर्फ इतना ही होता है कि वो पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो कॉन्साइक्लिक 100% श्योर होंगे। अब बात करते हैं 4 पॉइंट्स को कैसे चेक करेंगे कॉन्साइक्लिक है या नहीं। तो इसके लिए तो एक तो अपोजिट एंगल का सम 180 चेक कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन से पॉइंट किसके अपोजिट है, ये तो रैंडमली पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दूसरा, पॉइंट्स के से अगर हम एंगल ढूंढने जाएं तो उससे भी थोड़ा सा मुश्किल होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, और उसमें भी हमें इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव करना होगा। हमें दो लाइंस की स्लोप से एंगल जो मिलता है m1 और m2, अगर हमें दो लाइन की स्लोप दे रखी हो, उससे टेन थीटा का फार्मूला लगाते हैं, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इससे उन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल मिलता है। और हमें नहीं पता कि दोनों लाइन के बीच में जो इंटरनल एंगल होगा जो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर है वो कैसा है। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है और ये एक्यूट है, जबकि इस केस में ये डी और सी पॉइंट जो अंदर वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूस है, और अगर बाहर वाले की बात करेंगे वो एक्यूट मिल रहा है। तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमने अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। तो इसकी बजाय एक बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास। अगर हमें 4 पॉइंट्स को चेक करना है कि वो कॉन्साइक्लिक है या नहीं, एक सर्कल पे लाई करते हैं या नहीं लाई करते, तो उसके लिए कोई भी 3 पॉइंट उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और उन तीनों पॉइंट्स में से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन ढूंढ लीजिए। जैसे ये पॉइंट मैंने वही लिए जो मैंने लास्ट एग्जांपल किया था, B2 - 7, और सी है हमारा 8,1।
अगर हम इन 3 पॉइंट्स में से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन ढूंढना चाहें तो जर्नल इक्वेशन लेके अभी जो हमने फाइंड आउट किया था देख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट वही थे 1,0, 2, -7 और 8,1। तो इन 3 पॉइंट में से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, उसकी इक्वेशन ये जो मिली है मैं इसको लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये इक्वेशन हमें जो मिली थी ये थी हमारी x² + y² -10x + 6y +9 = 0। अब देखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा डी, अगर ये भी इसी सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, पता नहीं वो ए और बी के बीच में होगा या ए और सी के या बी और सी के, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मेथड में। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी लाई करेगा तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट हम चख के देखें सर्कल की इक्वेशन में, अगर ये इसे सेटिस्फाई कर गया, एक्स और वाई की जगह पर ये 9 और -6 रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि ये पॉइंट भी इसी सर्कल के ऊपर है, ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट हमारे कॉन्साइक्लिक नहीं है चारों पॉइंट्स। तो चेक करते रखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे रखने पर एक्स की जगह 9 और वाई की जगह -6 रखने पर हमें मिलेगा 81 + 36 -90 एंड -36 एंड +9। ये हम पर रखने पर देखिए जो हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू है -90 और -36, इनका सम करके देखिए -126 मिल रहा है। और पॉजिटिव वाली ये जो टर्म है इसमें भी देखिए 9 + 80 81 90 और +36 ये भी प्लस के 126 आ रहे हैं, तो देखिए सम दोनों का 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा डी माइनस सॉरी 9, -6 वो उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो पॉइंट ए बी सी में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये चारों के चारों पॉइंट ए बी सी और डी सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम इन चारों पॉइंट्स को कॉन्साइक्लिक बोल सकते हैं। तो जब भी ऐसे चार पॉइंट्स को चेक करना हो कॉन्साइक्लिक है या नहीं, तो अपनी मर्जी से कोई भी तीन पॉइंट सेलेक्ट करके आप उन तीनों पॉइंट्स में से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। फोर्थ पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बोल सकते हैं कि चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, और नहीं करेगा तो कॉन्साइक्लिक नहीं है। तो ये हमने एक एग्जांपल यहाँ पे किया कॉन्साइक्लिक चेक करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, हमें कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका जो रेडियस है वो हमें बता दिया गया है 3 यूनिट, और उसका जो सेंटर है वो बोला है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है y = x-1, और वो सर्कल इस 7,3 पॉइंट में से पास कर रहा है। तीन जानकारी हमें दे रखी है इसमें। पहली बात, हमें सर्कल का रेडियस बता रखा है r = 3। दूसरी बात, हमें ये बता रखा है कि जो सर्कल का सेंटर है, हमें नहीं पता सेंटर क्या है, मगर ये पता है कि सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये लाइन है हमारे y = x-1। और तीसरा हमें बता रखा है कि एक पॉइंट है हमारा 7,3। चलो कुछ भी नाम इसको ले ले, ए लिख लेता हूं मैं। ये पॉइंट ए इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे या सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट को यूज करके, इस रेडियस को यूज करके और इस लाइन की इक्वेशन जिस पे सेंटर लाई कर रहा है, हमें कहा गया इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वही सेम कहानी। हम मान लेता हूं कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसकी इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy एंड +c = 0। ये मान ली हमने हमारे इस सर्कल की इक्वेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है। अब बात वही है, जब भी हम जर्नल इक्वेशन मानेंगे और सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ इस बात पे फोकस रखेंगे कि किस तरह से एफ जी और सी ये तीन कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं, और इनको ढूंढने के लिए तीन इक्वेशन हमें चाहिए होंगी। तो वो इक्वेशन कैसे मिलेंगी, बस उसी बात के ऊपर फोकस करना है। पहली बात, हमें दे रखा है कि सेंटर जो है हमारे पास, अगर मैं सर्कल की इक्वेशन से सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो वो मिल जाएंगे -g एंड -f। तो हमें एक बात तो ये बोल रखी है कि सेंटर जो हमारा है -g -f,
इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो डेफिनेटली सेंटर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो देखिए सेंटर इसके ऊपर लाई करवा रहा हूँ, x की जगह पर माइनस जी और y की जगह पर माइनस एफ रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन देखिए मिल जाएगी एफ जी और सी में, और वो इक्वेशन होगी हमारी g माइनस एफ प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए एक इक्वेशन हमें मिल गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए हमें पॉइंट दे रखा है 7,3। 7,3 पॉइंट जो है हमारा वो भी हमें बता रखे सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं x की जगह पर 7 और y की जगह पर 3 सर्कल की इक्वेशन में रख सकता हूँ। तो हमें मिलेगा यहाँ से 49 प्लस 9 प्लस 14g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू जीरो। तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 14g प्लस 6f प्लस सी, और प्लस यहाँ पे 49 एंड 9 58 मिलेगा इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए एफ जी और सी में एक इक्वेशन हमें और मिल गई, दो मिल चुकी हैं, एक और चाहिए। उसके लिए देखिए जो भी चीजें दे रखी होंगी उसको एक एक करके यूज कर रहे हैं। तीसरी बात जो इसने बोल रखी है वो बोल रखी है कि रेडियस 3 है। तो रेडियस होता है हमारे सर्कल का रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, और ये हमें दिया हुआ है 3। तो देखिए इससे एक रिलेशन और मिल रहा है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू, सॉरी 3 का स्क्वायर होके 9। अब देखिए एफ जी और सी में एक रिलेशन और हमें मिल रहा है। अब हम कोशिश करेंगे इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो चलिए मैं इन तीनों इक्वेशन को एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन थी g माइनस एफ प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर इसको दे देता हूँ मैं 2। इक्वेशन नंबर 1 देंगे हम हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ सर्कल को जो हमने माना है ये सर्कल की इक्वेशन है। बाद में एफ डी और सी ढूंढ के इस इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। तो इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2, ये 3 और ये 4। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन हमारे पास 58 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू जीरो। 58 प्लस 14g प्लस 6f प्लस c इज इक्वल टू जीरो। और एक तीसरी इक्वेशन है हमारे पास एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। ये तीन इक्वेशन हमारे पास हैं जो हमें एफजीसी को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी। मगर इन तीन इक्वेशन में से देखिए ये जो इक्वेशन है वो डिग्री 2 में है। अब हमें सॉल्व करना है तो देखिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहें तो यहाँ से c को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके, या फिर इन दोनों में से एक में से c की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख सकते हैं तो c एलिमिनेट हो जाएगा। या दोनों को सीधा ऐड कर दीजिए। ये 9 को आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए और फिर यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 14g प्लस 6f प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू जीरो। ये हमें मिलेगा इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करके। इससे देखिए हमारा जो रिलेशन है वो एफ और जी में आ गया, मगर डिग्री 2 में आ रहा है, कोई बात नहीं उससे। अब देखिए यहाँ पर किसी एक को फिर एलिमिनेट करता हूँ तो उसमें मैं f की वैल्यू रख सकता हूँ g प्लस वन। ये इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो वैल्यू ढूंढी है f की, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो 14g प्लस 6f, 6f का मतलब 6g प्लस 6 हो जाएगा। देखिए 6f था यहाँ पे, ये आ गया। प्लस एफ स्क्वायर का मतलब हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस वन प्लस 2g, जी प्लस वन का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, प्लस जी स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू जीरो। ये 49 और जी स्क्वायर एज इट इज। देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 जी स्क्वायर, 2 टाइम जी स्क्वायर आ रहा है। 14 प्लस 6 20 जी मिलेगा और 20 प्लस 2 दैट इज 22 टाइम्स जी मिल जाएगा।
कांस्टेंट हम देखें तो 49 मिल रहा था, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, दैट इज 56 मिल रहा है, इज इक्वल टू 0। या जिसे कह सकते हो जी स्क्र प्लस 11g प्लस 56 में से 2 कॉमन निकाल के हटाएंगे तो ये 28 आ रहा है। तो इससे देखिए आराम से फैक्टराइज हो रहा है ये g+4 इंटू g+7, जिससे हमें यहाँ पर g की दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो वैल्यू मिल रही है -4 और एक वैल्यू मिल रही है -7। अब दो वैल्यूज क्यों मिल रही है? क्योंकि हो सकता है जो जो कंडीशन इसने बता रखी है उसको सेटिस्फाई करने वाले एक से ज्यादा सर्कल हो। जो जो बातें इसने बोल रखी हैं उसको सेटिस्फाई करने वाले हो सकता है एक से ज्यादा सर्कल पॉसिबल हो, तो इस वजह से हमें एफ जी और सी की एक से ज्यादा सेट ऑफ वैल्यूज मिल रहे हैं। अब अगर हमें जी की दो वैल्यूज मिली हैं तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए एफ और सी की भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एफ जो था हमारा वो था g+1। अगर g की वैल्यू हम -4 लेंगे तो f की वैल्यू -3, और अगर -7 हम g की वैल्यू लेंगे तो f की वैल्यू हमें -6 मिलेगी। और c फाइंड आउट करने के लिए देखिए इक्वेशन नंबर 4 से c की वैल्यू हम लिख सकते हैं f² प्लस g² -9, c इज इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पर f और g की फर्स्ट सेट वाली वैल्यू रखें -4 and 3, तो c की वैल्यू देखिए हमें यहाँ से मिल जाएगी 16 प्लस 9 माइनस 9, दैट इज 16। और नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज का अगर मैं यूज करूँ -7 एंड -6, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 49 प्लस 36 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 76। तो देखिए ये जो दो सेट ऑफ वैल्यूज मिली है इससे हमें दो आंसर मिलेंगे। पहला आंसर होगा हमारा x² प्लस y² प्लस 2gx। g हमारा -4 है तो यहाँ पे +2gx का मतलब -8, -8x -6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये पहला आंसर मिलेगा। और इसी तरह से जो सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज है इसको यूज करके लिखूं तो x² प्लस y² -14x -12y एंड प्लस 76 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो ये दो आंसर होंगे क्योंकि ऐसे दो सर्कल पॉसिबल हैं जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो इसने बोली हुई है कि जिनका रेडियस है वो 3 होगा, जिनका सेंटर इस लाइन y इज इक्वल टू x-1 के ऊपर लाई करेगा, और जो इस पॉइंट 7,3 में से पास कर रहे हैं। अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप ये चीजें वेरीफाई भी बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। आपको वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए हमने जो आंसर ढूंढे हैं उसको चेक करना है वो सही है या गलत। तो इनके सेंटर देख सकते हैं, फर्स्ट वाले सेंटर सर्कल का सेंटर 4 3 और सेकंड वाले सर्कल का सेंटर जो है वो 7 और 6 मिलेगा। चेक करके देख सकते हैं ये दोनों सेंटर y इज इक्वल टू x+1, यही था शायद, y इज इक्वल टू x+1 लाइन, इसके ऊपर सॉरी ये लाइन थी हमारी y इज इक्वल टू x-1। तो देखिए y इज इक्वल टू x-1 लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। दोनों का रेडियस फाइंड आउट करके देख सकते हो वो 3 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। और 7,3 पॉइंट जो है उसको ये सेटिस्फाई करेंगे दोनों के दोनों। इस तरह से आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई करके भी देख सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमें दो पॉसिबल आंसर मिलेंगे, तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। इसी तरह से देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए हमें क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल विच पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 एंड 4 -1। अब हमें सर्कल के ऊपर सिर्फ दो ही पॉइंट दिए हैं और हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो सबसे छोटा होगा और जो इन दोनों पॉइंट में से पास करेगा। अब इसके लिए देखिए अगर दो पॉइंट हमें दे रखे हैं कोई भी, तो इन दो पॉइंट में से तो इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। देखो एक ये बना दिया मैंने, ठीक है, जो ए और बी में से पास कर रहा है। ऐसे ही हजारों और बनाए जा सकते हैं, जैसे एक ये बना दिया मैंने।
इस तरह से इनफाइनाइट सर्कल्स पॉसिबल हैं इन दोनों पॉइंट में से पास करने वाले। और अगर मैं जर्नल इक्वेशन से ढूंढना चाहूँ तो एफ जी और सी तीन वैल्यूज ढूंढने के लिए मुझे तीन इक्वेशन की जरूरत होगी, और ये जो दो पॉइंट्स है इससे मुझे दो इक्वेशन मिलेंगी। अब तीसरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने में मुश्किल होगी, ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये जो स्मॉलेस्ट सर्कल की बात करें, इसको अगर लॉजिकली थोड़ा दिमाग से सोचो तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। देखो, ऐसा सर्कल जो सबसे छोटा होगा और इस पॉइंट ए और बी में से पास करेगा, वो सर्कल जो इन दोनों पॉइंट में से पास करे और सबसे छोटे साइज का सर्कल हो, तो देखिए वो सर्कल इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर बना मान के बना लो। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं डायमीटर मान लूं तो इससे छोटा सर्कल बनाना पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों पॉइंट में से पास करे, क्योंकि अगर और कोई सर्कल होगा जो इन दोनों पॉइंट में से पास करेगा तो ए बी उन सर्कल की कोड बनेगी। कोड बनेगी तो डेफिनेटली उसका डायमीटर जो होगा वो इस ए बी से बड़ा होगा, तो वो सर्कल बड़ा हो सकता जाएगा, चाहे आप ऊपर की तरफ जाओ चाहे आप नीचे की तरफ जाओ। इस तरह से अगर मैं कोई और सर्कल लूं जिसका ए बी डायमीटर नहीं है, कोड है, तो वो सर्कल इस ग्रीन वाले सर्कल से बड़ा ही होगा। तो अगर मुझे सबसे छोटा सर्कल चाहिए जो इस पॉइंट 2, 3 में से पास करे और 4, -1 में से, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल का ए बी डायमीटर ही होना चाहिए। तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हम डायमीटर फॉर्म का यूज कर सकते हैं, x-2 इंटू x-4 प्लस y-3 इंटू y+1। इसका यूज करके हम आसानी से सर्कल की इक्वेशन जो है लिख सकते हैं, x² + y² -6x - 2y +5 = 0। तो ये वो सर्कल होगा जो इन दोनों पॉइंट में से पास करता है और सबसे छोटा सर्कल होगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं।